हाय। सो दिस इज क्लास नंबर 25 सी सेट। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्स, टेबल्स, पाई चार्ट एंड बार। साथ ही हम एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज भी सॉल्व करेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ सी सेट क्रैश कोर्स प्रीलिम्स 2022। अपने कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है सो ज्वाइन इट। विजिट दिस वेबसाइट srajanindia.1। बेसिक न्यूमरेसी में इससे पहले हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इन प्रीवियस 24 क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी। सो टुडे लेट अस कवर दीज 4 टॉपिक्स। डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ग्राफ्स कैसे पढ़ते हैं, टेबल्स क्या होता है, पाई चार्ट और बार चार्ट एंड ग्राफ। वन बाय वन इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, PYQ एटसेट्रा। ओके, सबसे पहले जो बात आती है व्हाट इज डेटा। जैसे इंटरनेट का एक्सपेंशन हुआ है, ह्यूज अमाउंट में डेटा क्रिएट हो रहा है। डेटा यूजर आइडेंटिफाइड डेटा है। अब ये जो डेटा होता है, इस डेटा को अगर हम अरेंज नहीं करें, एनालाइज नहीं करें, तो इस डेटा की कोई यूटिलिटी नहीं है। जैसे बिग डेटा होता है, डेटा क्रंचिंग होता है, डेटा एनालिसिस होता है। So data interpretation deals with reading and understanding a large amount of information that may be provided in a certain format. बहुत सारे यूजर्स इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हमें इसे क्लासिफाई करना है कि कौन से यूजर हैं जो एजुकेशन के लिए हैं, कौन से यूजर्स हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए हैं, किन यूजर को पॉलिटिकल न्यूज में इंटरेस्ट है, किन यूजर को से DIY साइंस एजुकेशन सच टाइप ऑफ थिंग्स में इंटरेस्ट है। सो हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर हमको बोल दिया गया 100 यूजर्स हैं, बट उसके साथ क्लासिफिकेशन दिया कि इतने यूजर इस पर्टिकुलर कैटेगरी के हैं, इनका क्वालिफिकेशन लेवल ये है, इनका इनकम स्टेटस ये है, लाइक दैट। सो वो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डेटा है आपके पास, बट उसको आप रीड कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में, उसको टेबल के फॉर्मेट में रख रहे हो, उसको पाई चार्ट में कर रहे हो, बार्स बना रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज अगर अनप्रोसेस्ड डेटा है तो वो डेटा इज इक्वल टू नो वैल्यू। प्रोसेस्ड डेटा होता है तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। इंफॉर्मेशन जो होती है हम इससे रिट्रीव कर सकते हैं डेटा से। सो डेटा इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स अ स्टडी ऑफ वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा, एनालाइजिंग इट एज पर रिक्वायरमेंट। हम एक्सेल शीट बनाते हैं, उसमें डेटा को हम टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखते हैं। शीट्स में सीक्वेंस वाइज सारा डेटा होता है। हम टाइम टेबल बनाते हैं तो वहां भी हम क्लासेस के टाइम के अकॉर्डिंग वहां पे डेटा प्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा एनालिसिस क्या होता है, इसमें आपने कोई टूल्स लगाए, जैसे एक्सेल शीट में समेशन का टूल हो जाता है, कोई मैथमेटिकल एनालिटिकल आपने टेक्निक लगाया। अक्सर जो टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं ये अल्गोरिदम लगाती है, अल्गोरिदम, ताकि वो एनालाइज कर पाए उस डेटा को, टैबुलेटेड डेटा को। चार्ट में, ग्राफ में कई बार क्या होता है, डेटा ह्यूज होता है तो हम उस डेटा को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम लेमैन को बता पाए कि 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन के हैं, 50% से 25% स्टूडेंट्स हैं से वो एंटरटेनमेंट, 25% स्टूडेंट हैं वो रिसर्च बेस्ड है, लाइक दिस। सो ये जो होता है इसको बोलते हैं एनालिसिस। तो टेक्निक इसमें यूज होती है टैबुलेशन, चार्ट, ग्राफ एटसेट्रा, नंबर्स, फिगर, स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल ऑपरेशन। तो दिस इज डेटा एनालिसिस। बस ये 2 चीज याद रखना है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस। जो भी रॉ डेटा है उसको प्रोसेस करना है तो वो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस। प्राइमरली हमने पहले बेसिक न्यूमरेसी इसलिए किया और बहुत स्लोली किया बिकॉज बेसिक न्यूमरेसी फाउंडेशन होता है। बेसिक न्यूमरेसी में हमने परसेंटेज पढ़ा, रेशियो पढ़ा, एवरेज पढ़ा। ये 3 कॉन्सेप्ट हमको DI में बहुत ज्यादा यूज आने वाले, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। सो रिवाइज ऑल दीज चैप्टर्स। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सब हमने सिंगल वीडियो में ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कवर किए। तो रिवाइज दिस बेसिक न्यूमरेसी, ये बहुत यूटिलिटी होगा इस DI एंड इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस में। सवाल कैसे आते हैं, सवाल आता है कि एक डेटा दिया है, अब आप बताओ इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। 10 डेटा दिया है, एक बैट्समैन है, उसका 10 इनिंग का स्कोर दिया है, बताओ इसका एवरेज वैल्यू क्या आएगा। परसेंटेज, स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं डेटा में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, एक परसेंटेज फाइंड करना है। मैक्सिमम मिनिमम रेशियो बताना है कि जैसे जनवरी में सेल कितना हुआ, फरवरी में कितना हुआ, दोनों का रेशियो क्या हो रहा है।
मैक्सिमम मिनिमम रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज भी बताना है कि जैसे कोविड-19 के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं या डिक्लाइन हो रहे हैं। सो दीज ऑल आर क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस में। कोई इरेगुलरिटी है तो उसको आप फाइंड आउट करो। तो ये सवाल बहुत आसान होते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज ये 3 सेक्शन बहुत अच्छे होने चाहिए आपके बेसिक न्यूमरेसी में। ओके, अब डेटा का क्लासिफिकेशन जो है तो प्राइमरली बिकॉज सीसेट हमें केवल 10th स्टैंडर्ड का देखना है, तो इतने 7 टाइप के डेटा जो है वो प्रेजेंटेशन पॉसिबल है। एक तो होता है स्टडी ऑफ ग्राफ। जैसे ग्राफ दिया हुआ है एक एक्स का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, सपोज ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, इसको स्टडी करो। डेटा टेबल दिया हुआ है बहुत सारे, जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 10th में कितने आए, 12th 11th, ऐसे करके डेटा टैबुलेटेड फॉर्मेट में दिया हुआ है, टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है, लाइक दिस कि 10th का स्कोर, 11th का स्कोर, 12th का स्कोर, लाइक दैट। पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट इज लाइक दिस, इसको भी आगे 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। पाई चार्ट इज लाइक दैट 50% ये हो रहा है, डिग्री सर्कल जो होता है उसमें हम परसेंटेज रोटेशन डिग्री के हिसाब से डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनका परसेंटेज वाइज डिग्री वाइज रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो हो जाता है पाई चार्ट। बार ग्राफ क्या होता है, ये बार ग्राफ होता है, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट बार्स बने हुए हैं डिफरेंट हाइट और लेंथ हाइट्स के। तो ये भी अगेन बताते हैं कि ये जो ब्लॉक्स हैं ये डायरेक्शन बताते हैं कि 2018-19 में ये था, 2021 में ये था। बार ग्राफ। लाइन ग्राफ होता है एक्स और वाई एक्सिस में, लाइक ऐसे 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 कोई एक लाइन ग्राफ चल रहा है, दिस इज लाइन ग्राफ। केसलेट क्या होते हैं, केस स्टडीज होती है। केस स्टडीज कुछ इक्वेशन दे रखा है आपको, कोई स्टेटमेंट दे रखा है, उससे इंटरप्रेट करो। मिक्स्ड में इन सब का कोई मिक्स्ड फॉर्मेट हो सकता है। तो प्राइमरली कितने टाइप हुए, एक तो सिंपल ग्राफ होता है, डेटा टेबल होता है, पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, केसलेट्स होते हैं और मिक्स्ड ग्राफ होता है। ये कैटेगरीज है जिसमें डेटा आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा सकता है। अब जैसे अगर बार हम सिंपल ग्राफ को देखें तो जैसे इस ग्राफ को देखो, ये डिस्टेंस है और ये है टाइम। इस एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये जो एक्सिस होता है वाई एक्सिस होता है। एक इक्वेशन होती है और यहाँ पर इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे दिखाई दे रहा है, टाइम वर्सेस डिस्टेंस। तो टाइम वर्सेस डिस्टेंस, टाइम हमने एक्स एक्सिस में दिखाया 1 आवर 2 3 4 5 6 7 लाइक दैट, और ये डिस्टेंस दिखा रहा है 25 50 75 100 125 डिस्टेंस। So when the direction of variation of first quantity is same as the direction of variation of second quantity, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब जितना टाइम बढ़ रहा है उतनी ही डिस्टेंस भी ज्यादा हम ट्रेवल करेंगे। स्पीड चाहे 20 हो 30 हो 40 हो, जितना ज्यादा टाइम तक आप ट्रेवल करोगे उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस भी आप ट्रेवल करोगे। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ऐसी डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। सिमिलरली इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, जैसे टाइम और स्पीड का देख लेते हैं। स्पीड ज़्यादा है, आप 10 की स्पीड से चलो आपको 2 घंटे लगेंगे, 20 की स्पीड से चलो आपको 1 घंटा लगेगा। तो ये इन्वर्स चल रहा है ना, टाइम और स्पीड। टाइम और स्पीड, स्पीड जितनी ज़्यादा होती है टाइम उतना ही कम होता है। 80 की स्पीड है तो देखो टाइम केवल 1 आवर है, 50 की स्पीड है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, 20 की स्पीड है तो टाइम और ज़्यादा हो गया। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं इसे, इन्वर्स प्रोपोर्शन। देखो टाइम स्पीड, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड और टाइम का क्या रिलेशन हुआ, इनवर्स। तो इनवर्स ग्राफ ऐसा कुछ दिखता है, यूं लाइक दिस। डायरेक्ट वेरिएशन ऐसा दिखता है। अब कुछ ग्राफ होते हैं जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल चलना है, पैरेलल चलना है मतलब एक्स इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट ले लो, एक्स इज इक्वल टू 5 ले लिया, x इज इक्वल टू सी जैसे कोई भी कांस्टेंट ले लिया, एंड c इज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ y कांस्टेंट लेना है। पैरेलल टू x है, पैरेलल टू x है तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट ले लिया हमने, y की एक वैल्यू फिक्स्ड कर ली, जैसे y इज इक्वल टू 5। अभी हमेशा 5 चलता रहेगा, x का कोई भी वैल्यू दो। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, हमने पढ़ा था ना पॉइंट्स और लाइंस, ये जितनी भी पॉइंट्स हैं इन सबको ज्वाइन करो, ये ऐसे जो लाइन बन रही है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई। तो जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सी x का एक वैल्यू ले लिया, x इज इक्वल टू 5 और वो कांस्टेंट बना के इसको ऐसे ड्रॉ करा दिया। तो अब ये जो भी x का वैल्यू फिक्स्ड है, y का जो भी वैल्यू आएगा उसको लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल टू y हो जाएगी। तो एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो गया।
एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग, मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से वेरिएशन हो सकते हैं अगर किसी क्वांटिटी को हमें रीड करना है तो। डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन चल रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सेस, पैरेलल टू वाई एक्सेस। अगर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट आया वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो वो ऐसे दिखाते हैं पावर, जैसे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, n1 है तो y इज इक्वल टू एक्स, n2 है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, n3 है तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तेजी से बढ़ेगा ये बहुत ज्यादा, तो ये एक्सपोनेंशियली राइज हो रहा है। अब एक्सपोनेंशियल में भी ऐसा होता है, जैसे ओमिक्रॉन में ही देखा, शुरू में तेजी से बढ़ा, फिर सबको इम्यूनिटी आ गया तो एक फ्लैटन हो गया कर्व। तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ है जो ऐसे फ्लैटन हो जाएगा, एक तरीका ये हो सकता है। फिर एक होता है प्रोपोर्शनल ग्राफ। प्रोपोर्शनल मतलब जैसे दोनों y इज पैरेलल टू x है, y इज प्रोपोर्शन टू x है, बट सम पैरामीटर आ गया है वहां पे, कांस्टेंट आ गया है, तो वो ऐसा हो जाएगा y इज इक्वल टू। अब इसका क्या होता है, डायरेक्ट में तो स्लोप था वो 45 डिग्री का आ रहा था, यहाँ स्लोप कुछ चेंज भी हो सकता है प्रोपोर्शन के कांस्टेंट के हिसाब से, तो ये प्रोपोर्शनल ग्राफ हो गया। डिक्रीजिंग ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे y इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर माइनस n, तो ये रेसिप्रोकल ग्राफ हो गया, ये डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली, ये भी एक्सपोनेंशियली ऐसे डिक्रीज हो रहा है। सो ये जो ग्राफ्स होते हैं ये बताते हैं कि किस तरीके से x और y के बीच में वेरिएशन आ रहे हैं, एक तरीका ये हुआ। अब जैसे इसका एक सवाल आया था 2011 प्रीलिम्स में, ड्यूरिंग अ पार्टी अ पर्सन वॉज एक्सपोज टू कंटेमिनेटेड वाटर, few days later he developed a fever and loose motions. He suffered for some days before going to a doctor for treatment. इंडियंस की बड़ी बैड हैबिट होती है, हम तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते, पहले हम खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। On starting the treatment, he soon became better and recovered completely a few days later because doctors professionals होते हैं। The following graph shows different phases of the person's disease condition region A, B, C, D and E. अब देखो ये कर्व है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इधर इस संख्या को y में बताया और टाइम को बताया x एक्सिस में, तो ये ग्राफ हो गया। अब विच रीजन्स ऑफ द कर्व कॉरस्पॉन्ड्स टू इंक्यूबेशन फेज ऑफ द इन्फेक्शन। इंक्यूबेशन क्या होता है, जब बैक्टीरिया का नंबर तेजी से बढ़ रहा है, अभी अटैक नहीं किया उसने, अभी वो इंक्यूबेट हो रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो देखो ये जो स्टार्टिंग का फेज है, अभी बैक्टीरिया ने डिसीज नहीं किया है, वो अभी इंक्यूबेशन पीरियड है, ग्रो हो रहा है वो। सो दिस ए टेल्स की इंक्यूबेशन फेज है। तो क्या समझ में आया हमें, डेटा क्या होता है, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है और उसको देख के हमें डेटा का एनालिसिस करना है, रिप्रेजेंटेशन। तो हमने एनालिसिस किया कि ए का जो सेक्शन है यहाँ पर अभी इंक्यूबेशन हो रहा है। सेकेंड सवाल था विच रीजन ऑफ द कर्व इंडिकेट्स द पर्सन बिगेन शोइंग द सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। अब सी यहाँ पर अब उसको इन्फेक्शन दिखने लग गया, बिकॉज नंबर ऑफ बैक्टीरियाज बढ़ गए। विच रीजन ऑफ द कर्व इंडिकेट्स ट्रीटमेंट इल्डेड इफेक्टिव रिलीफ। तो अब देखो ई में क्या हुआ, रिलीफ होने लग गया बिकॉज बैक्टीरिया के नंबर कम होने लग गए। सो ये क्या था, ये था डेटा को रिप्रेजेंटेशन किया हमने एक्स वाई एक्सिस में चार्ट के थ्रू, और ये जो तीन बातें हैं ये है एनालिसिस। ओके, डेटा एनालिसिस, डेटा प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस, दिस इज DI। ओके, आगे और कॉम्प्लिकेटेड सवाल देखते हैं। अब जैसे x और y का एक्सिस फिर से दिया है, अब दिया है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। कई बार ऐसे सवाल आते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे दिया रहता है। अब जो स्पीड है वो y एक्सिस में है, टाइम दिया है x एक्सिस में। So assume that speed dimension of the y-axis is marked at every 10 किलोमीटर पर आवर। 10 पे है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। टाइम डायमेंशन जो है वो घंटे में है, 1 आवर, 2 आवर, 3, 4, 5, 6 आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड। ओके, अब देखो डिस्टेंस जो कवर्ड है 0 to 1 में, जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, इसका एरिया फाइंड कर लो आप, जो उसका एरिया होगा वो उसका डिस्टेंस होगा। अब जैसे ये वाला देखिए 0 to 1 दिस, सो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का एरिया भी, तो इसीलिए हमने बेसिक न्यूमरेसी पहले अच्छे से पढ़ा था। देखो ये जो एरिया है ये इसका पहले का डिस्टेंस आ जाएगा, तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, हाफ दिस इज 1, दिस इज हाइट इज 10, हाफ बेस इनटू हाइट, सॉरी 20, बिकॉज 0 to 1 है। देखो गलती नहीं करना है, यहां जब भी ऐसा सवाल आए ना उसको ऐसे ड्रॉ कर लिया करो लाइन। अब देखो गलती नहीं होगी, वरना आप 10 लिख लेते, नो दिस इज 20,
ये 20 ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर लिया करो, लिख लिया करो वहीं पे, ऐसे ड्रॉ कर लिया करो। दिस इज 20, हाइट इज 20 और दिस इज 1। तो एरिया कितना हुआ, हाफ बेस इंटू हाइट, तो 10 किलोमीटर पहले का D1 आ गया। ओके, सो मिस्टेक नहीं करना है ऐसा, दिस 20 इंटू 1। सेकेंड 1 और 2 का डिस्टेंस कैलकुलेट करो। अब ये जो 1 और 2 है ये तो रेक्टेंगल हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ 1 इंटू 20 ये आ गया। फिर अपने को 2 टू 4 में करना है, 2 टू 4, 2 टू 4। अब 4 पे भी ऐसे लाइन ड्रॉ करो, दिस लाइन ड्रॉ करो। 2 टू 4 का एरिया निकालना है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ये जो 1 है ये एक क्या बन गया, दिस इज 2 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट, काइंड ऑफ स्क्वायर। ये जो हो गया ये एक रेक्टेंगल हो गया, इस रेक्टेंगल का एरिया, दिस रेक्टेंगल का, दिस स्क्वायर का एरिया, तो वो 2 टू 4 का टोटल एरिया आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम 4 टू 6 का निकालेंगे, 6 टू 7 का निकालेंगे, सारा एरिया टोटल कर देंगे तो वो सारा डिस्टेंस आ जाएगा। सी सच बहुत आसान सवाल है। तो टोटल डिस्टेंस ऐसे करके सब ऐड करके 2 टू 5 आ जाएगा। टोटल टाइम टेकन कितना है, 0 टू 7, 7 आवर। तो एवरेज स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 टू 5 अपॉन 7, दैट इज इक्वल टू 32.14 किलोमीटर पर आवर। सी, तो ये क्या था, डेटा दिया था, रफ डेटा दिया था, उसको हमने फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, जैसे यहाँ पे उसको चार्ट में कन्वर्ट किया, लाइन डायग्राम में कन्वर्ट किया, उसको एनालाइज किया और फिर बताया कि एवरेज स्पीड इज दिस। सो दिस इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। ओके, अब कई बार टेबल्स आ जाती है, तो टेबल्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जैसे यहाँ पे ये एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में भी क्या आता है, कई बार मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ, एवरेज वैल्यू बताओ, रेशियो बताओ, इंक्रीज डिक्रीज कब हुआ, या फिर कोई इरेगुलरिटी आई तो आई कैसे, ये सब आइडेंटिफाई करना हमें आना चाहिए। बिकॉज सी सेट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, एज अ लाइक एडमिनिस्ट्रेटर आप सर्विस में जाओगे तो आपको बहुत डेटा से डील करना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स हैं, डेटा है, यू शुड बी एबल टू रीड देम क्विकली एंड करेक्टली। जैसे ये कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्लास 1000 स्टूडेंट का 4 डिफरेंट टेस्ट है, 1000 स्टूडेंट है, 4 डिफरेंट टेस्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। एवरेज नंबर दिए हैं और रेंज ऑफ मार्क्स दिए हैं। एवरेज नंबर पहले पेपर में 60, 60, 70 और 80 फोर्थ में था। तो एवरेज नंबर दिया है 1000 स्टूडेंट का। और दूसरा एक डेटा है वो है, अब देखो इधर ये जो चीज होती है इसको कॉलम बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको रोज बोलते हैं। ये रो है, दिस इज रो, और ये जो ऐसा वर्टिकल दिख रहा है ये कॉलम कहलाता है, दिस इज कॉलम एंड दिस इज रो। ओके, तो देखो सेकंड जो रो है 30 टू 90, 45 टू 75, 20 टू 100 एंड 0 टू 100। सो दिस हैपन्स लाइक दिस। अब एक स्टूडेंट है, 74 नंबर आए उसके ईच ऑफ द 4 टेस्ट में, हर टेस्ट में 74 मार्क्स आए। Then in which one of the following test is performance is the best comparatively? Comparatively हर टेस्ट में उसका 74 मार्क्स आए हैं, तो किस में उसका परफॉर्मेंस बेस्ट होना चाहिए कंपैरेटिवली? कंपैरेटिवली अब देखो, टेस्ट 1 एंड 2 में एवरेज मार्क्स आर मिनिमम, एवरेज मार्क्स जो हैं वो मिनिमम है। द स्कोर ऑफ 74 जो है वो बेस्ट होगा रिलेटिवली। बट अगर 3 और 4 देखें तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ जो होगा बेस्ट रिलेटिवली जो होगा वो होगा 1 एंड 2 में, एवरेज मार्क्स मिनिमम है। ओके, एवरेज मार्क्स तो 3 में भी सेम है, देखो 30 टू 90 का एवरेज है, रेंज इतना है, एवरेज मार्क्स 60 हुए, रेंज है 30 टू 90। इधर एवरेज मार्क्स 60 है, रेंज कितनी हुई 45 टू 75। थर्ड में एवरेज मार्क्स हैं 70 बट रेंज है देखो 20 टू 100, 80, 0 टू 100। अगर हम स्पेसिफिकली टेबल 2 को देखें, कॉलम 2 को, कॉलम 1 को देखो, दोनों में एवरेज मार्क्स तो सेम है 60 और इस स्टूडेंट के 74 आए थे। बट जो सेकंड है यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स 75 ही आ रहे हैं। मतलब अगर पेपर 2 में उसने 74 नंबर लेके आया है तो वो हो सकता है टॉपर्स में से होगा, बिकॉज हाईएस्ट यहाँ पे 75 है, यहाँ तो हाईएस्ट 90 था। पूछा क्या था, परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेस्ट क्या है, तो इधर हाईएस्ट ही 75 गया, एवरेज 60 है और इसका परफॉर्मेंस 74 है, तो हाईएस्ट किस सेक्शन में होगा उसका रिलेटिवली बेस्ट परफॉर्मेंस, इस सेकंड में उसका रिलेटिवली बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। ओके, तो ये भी 2012 या 13 का ये एक सवाल था। अब आते हैं पाई चार्ट में। पाई चार्ट कुछ ऐसा दिखता है, सी दिस इज अ पाई चार्ट।
पाई चार्ट जो होता है ना, ये एक तरीका होता है, इफेक्टिव होता है बहुत, बिकॉज ये जो विजुअल्स होते हैं बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं। पाई चार्ट में समझ में आ जाता है, जैसे साइंस सबसे ज़्यादा है, आर्ट्स कम है, विजुअल्स बहुत अच्छे होते हैं। पाई चार्ट में अगर हम सम टोटल देखें डिफरेंट कंपोनेंट का, तो अगर डिग्री वाइज दिया हुआ है तो ये टोटल कितना होता है 360 डिग्री। तो हमेशा अगर डिग्री वाइज दिया हुआ है तो सम टोटल 360 डिग्री होना जरूरी है। अगर परसेंटेज वाइज दिया है तो सम टोटल हमेशा 100% होना चाहिए। तो परसेंटेज का अपर होता है 100%, डिग्री का अपर जो लिमिट होता है वो होता है 360 डिग्री पाई चार्ट में। बस ये एक चीज याद रखना है, अगर 100% से ज्यादा आ रहा है मतलब ओवरलैपिंग है, 360 डिग्री से ज्यादा आ रहा है मतलब ओवरलैपिंग है। अब डेटा कैसे दिखाएं? एक तो एब्सोल्यूट नंबर्स होते हैं, जैसे टोटल स्टूडेंट 237 थे, 80 साइंस है, कॉमर्स 52 है, आर्ट 30 है, मेडिसिन 40 है और ये 35 है। तो ये क्या हुआ? एब्सोल्यूट नंबर में हमने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे बता दिया। कई बार हम परसेंटेज में बताते हैं कि जैसे देखो, ये 2011 का सवाल है, हमने परसेंटेज में बताया कि जैसे ये दो पाई चार्ट है, ब्रेकअप ऑफ डिसीज दिया हुआ है यहाँ पे पेशेंट्स का, दो टाउन, टाउन ए और टाउन बी का। Pie chart plot the disease categories as percentage of the total number of patients. Now see, distribution of disease in town A, distribution of diseases in town B. टाउन ए में हाई बीपी 13% है, 22% को हार्ट डिसीज है, ओबेसिटी 34 है, अदर्स 13 है, डायबिटीज 18। जो टाउन बी है इसमें 24, 19, 30, 28 एंड 20। सो टाउन ए और टाउन बी का दो पाई चार्ट हो गया। अब इधर क्या दिया हुआ है? परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है। ओके, अब ये है डेटा, ये है डेटा का रिप्रेजेंटेशन और ये है डेटा का अब एनालिसिस। अब सवाल पूछे, जैसे ये सवाल आया, विच ऑफ द टू टाउन हैज अ हायर नंबर ऑफ पर्सन्स विद डायबिटीज। तो किस टाउन पे हायर नंबर ऑफ पर्सन्स विद डायबिटीज होगा? तो अब आप बताओ किस में ज्यादा होगा, टाउन ए में ज्यादा होगा या टाउन बी में ज्यादा होगा? किसका परसेंटेज? परसेंटेज ऑफ डायबिटीज। तो देखो डायबिटीज यहाँ 18% था, टाउन ए में 18% है, टाउन बी में 24% है। अब कौन सा ज्यादा होगा? ज्यादा डायबिटीज तो 24% हो रहा है, तो बी आंसर होगा क्या इसका? नो, बी इसका आंसर नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर ये परसेंटेज होता है, परसेंटेज वी डोंट नो। अगर पॉपुलेशन से 100 है टाउन बी की और यहाँ की पॉपुलेशन 200 है, तो 100 का 24% 24 हो जाएगा, 200 का 18% कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो नंबर तो ये ज्यादा हो गए ना। सो वी डू नॉट नो द टोटल पॉपुलेशन। जब तक हमें टोटल पॉपुलेशन नहीं पता है हम परसेंटेज नहीं बता सकते। सो द राइट आंसर हियर इज cannot be determined because we do not know the total population. So we cannot say कि डायबिटीज किस जगह पर ज्यादा है। Then what can we say about person with more than one diseases from these graph? अब more than one diseases है मतलब डुप्लीसिटी हुई होगी वहां पे। अब देखो 18, 13, 22, 34, 13, ओके, 24, 19, 30, 28, 20%, ग्रेटर देन 100 आ रहा है ये। और हमने अभी देखा था जहां ग्रेटर देन 100 आ रहा है मतलब वहां पे क्या हो रहा है? डुप्लीसिटी हुई है, वहां पे ओवरलैपिंग हुआ है। तो हम बी के बारे में बोल सकते हैं कि बी में ज्यादा लोग हैं जिनकी जो मोर देन वन डिसीजेस रखते हैं, ताकि ओवरलैप हो रहा है कुछ डिसीजेस का और वो ग्रेटर देन 100 इसका सम टोटल हो रहा है यहाँ पे। ओके, देखो 30 + 20 50 हो गया, फिर 28 78 हो गया, फिर 24 102, देन 19। तो दिस इज मोर देन 100%। तो बी में ओवरलैप ज्यादा है, तो बी में परसेंटेज ओवरलैपिंग का ज्यादा है। There are likely to be persons with more than one disease in टाउन बी। टाउन बी में ज्यादा ओवरलैप हो रहा है और यहाँ पे हम आंसर नहीं फाइंड कर सकते बिकॉज टोटल नंबर हमको नहीं पता है। तो ऐसे आसान आसान से सवाल आते हैं। ओके, अभी हम केवल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसके जल्दी से कंप्लीट करके हम फुल लेंथ टेस्ट जो लगाएंगे पूरा 2011 से 2021 तक का, इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से हम एक बार फिर से थॉरो कर लेंगे। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है, बस जस्ट वॉच दिस वीडियो 30 मिनट्स डेली एंड 66 प्लस मार्क्स आपके बहुत इजीली आ जाएंगे। अब कई बार कोई नंबर होता है उसको हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है, कई बार कोई नंबर होता है वो उसको परसेंट से हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसका कन्वर्जन क्या होता है? अगर 100% है मतलब सारी क्वांटिटीज आ गई, और वो 100% है मतलब वो पूरा 360 डिग्री कवरेज हो गया। तो 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये याद रखना है। कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 100% में 360 डिग्री हो जाता है। ऐसे सवालों में इसका यूटिलिटी है, जैसे कि
डिग्री वाइज ब्रेकअप है एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इन अ मंथ। एक फैमिली है वो ऐसे अलग अलग हेड्स में इतना खर्चा करती है, कॉम्यूट में, शॉपिंग में, ग्रोसरी में, मेडिसिन में, एंटरटेनमेंट में, इन्वेस्टमेंट में। और टोटल अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 45,800 रुपये उसका मंथली एक्सपेंडिचर है। व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड बाय द फैमिली ऑन कॉम्यूटिंग। कॉम्यूटिंग में कितना अमाउंट स्पेंड हो रहा है, देखो टोटल था 360 डिग्री। 360 डिग्री में कितने पैसे हो रहे थे, 45,800 रुपी। तो 79.2 डिग्री कॉम्यूटिंग, 79.2 डिग्री में कितना होगा, 79.2 डिग्री में होगा, देखो 360 डिग्री में हो रहा है 45,800 रुपी, तो 79.2 डिग्री में होगा 45,800 अपॉन 360 इंटू 79.2 यूनिटरी मेथड दिस। सो ये आ जाएगा 10076। तो ये हेड आ गया हमारा कॉम्यूटिंग का, इस तरीके से निकालना डिग्री। और ऐसा फॉर्मूला वगैरह भी याद नहीं रखना है, ये प्रोसीजर यूनिटरी। तो बस एक चीज याद रखो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 3.6, 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री। बट यहाँ इसका यूटिलिटी नहीं है, अगर इसको परसेंटेज में हमें निकालना पड़ेगा तो फिर हम करेंगे, इधर इसका यूटिलिटी नहीं। यहाँ तो ऐसे ही करना पड़ेगा, 360 डिग्री इज इक्वल टू 45,800, तो 79.2 डिग्री इज इक्वल टू 176। परसेंटेज में अगर इसको कन्वर्ट करना पड़ता तो हम ये यूज करते, 1% इज इक्वल टू दिस, 3.6% रिवर्स कर लेते। सो टोटल 360 डिग्री इज दिस, 79.2 इज दिस। सेकंड, अगर रेस्पेक्टिव रेशो पूछा गया, अब रेशो में कोई डिफिकल्टी नहीं होती, रेशो में एक ही चीज होता है, दोनों यूनिट जो होता है वो सेम होनी चाहिए, डिग्री डिग्री, परसेंटेज परसेंटेज, इन्हीं का रेशो आ सकता है। सो जैसे यहाँ पर है, अगर अमाउंट स्पेंड बाय फैमिली ऑन मेडिसिन टू द अमाउंट स्पेंट ऑन ग्रोसरी, कितना होगा, 39.6 मेडिसिन में है, 82.8 जो है वो ग्रोसरी में है। तो 39.6 अपॉन 82.8 दैट इज 11 अपॉन 23। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब बार चार्ट पे आते हैं। तो बार चार्ट के भी टाइप्स होते हैं। बार चार्ट को सबसे पहले तो समझना है कि एक्स वाई एक्सेस में क्या लिखा हुआ है, ग्राफ का टाइटल क्या है, एक्सेस में क्या लेबल लिखा है, मतलब कौन सा वैल्यू किस डायरेक्शन में है, एक्स या वाई में, ग्रुप्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब किसी चीज के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने दिए हुए हैं, होटल्स कितने हैं, बार्स कितने, लाइक दैट। एक्सेस, इसको यहां से ऐसे देखो, जैसे ये बार होता है ना, यहां जो लिखा हुआ है ये लेबल्स कहलाते हैं। जैसे क्वांटिटी कितनी डिमांडेड है पर वीक में, तो दिस इज लेबल, ये लेबल है वाई एक्सेस का, ये लेबल है एक्स एक्सेस का, एक्स एक्सेस का, लेबल्स एंड स्केल्स, वाई एक्सेस का, एक्स एक्सेस का। और ये जो है फ्रीक्वेंसी डेटा एक्सेस है, दिस इज फ्रीक्वेंसी डेटा एक्सेस। और यहां पे आपको प्राइस दिया हुआ है, ग्रुप डेटा एक्सेस। अब देखो ये एक बार हुआ, ये दूसरा बार हुआ, दिस इज थर्ड बार, फोर्थ बार, फिफ्थ बार। इस तरीके से हम जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स को हम हॉरिजॉन्टल भी बता सकते हैं, वर्टिकल भी बता सकते हैं, दोनों हो सकता है। ये डेटा को बता रहा है, क्लब्ड डेटा को। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी कितनी डिमांडेड है, जैसे 50 क्वांटिटी डिमांडेड है ना, प्राइस ऑफ कमोडिटी वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस ऑफ कमोडिटी 1 है तो क्वांटिटी 50 डिमांडेड है, प्राइस ऑफ कमोडिटी 2 है तो क्वांटिटी 80 डिमांडेड है। तो दिस इज बार, इससे ऐसे बार होता है, इसको भी मैं एग्जांपल से भी बताता हूँ। तो ये बार कहलाता है। इसमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो लेबल ध्यान रखना है, एक्स और वाई एक्सिस में क्या दिया हुआ है, और इन डेटा को आप देखते चलो, ये फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है हर पर्टिकुलर हेड के। तो प्रॉपर अटेंशन दो, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई एक्सिस को देखो, और ये देखो कि यहाँ पे क्या पूछा गया है सवाल में, रेशियो, परसेंटेज, किसका हाईएस्ट है, किसका लोवेस्ट है, लाइक दैट। तो दिस इज बार। सवाल देखते हैं। सवाल जैसे ये है, नंबर ऑफ होटल्स इन 1000 इन डिफरेंट स्टेट्स का एग्जाम्पल दिया है। ये राज्य है, तो देखो यहाँ लेबलिंग क्या हुआ, दिस इज स्टेट। यहाँ लेबलिंग क्या हुआ, दिस इज नंबर ऑफ होटल्स, 0.5, 1, 1.5। अब ये नंबर तो छोटा है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, इन 1000, मतलब 0.5 इंटू 1000, 1 इंटू 1000, 1.5 इंटू 1000। तो व्हाट इज दिस, दिस इज नंबर ऑफ, क्वांटिटी ऑफ होटल्स है। और दीज आर स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, ABCDEFGHIJK टाइप। तो नंबर ऑफ होटल्स इन 1000 इन डिफरेंट स्टेट्स। अब नंबर ऑफ होटल्स, अब पहला सवाल है, जैसे ABCDJ, नंबर ऑफ होटल इन स्टेट J इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ होटल्स फ्रॉम द ऑल स्टेट्स टुगेदर। ये बड़ा कॉमन सवाल है, अक्सर पूछा जाता है कि J के जो होटल्स हैं वो
टोटल होटल का कितना परसेंटेज है। अब इसको हमेशा ना इधर भी ध्यान रखना है हमें, बार को जब भी आप पढ़ रहे हो तो ये कई बार वैल्यू बीच वाली आती है। इसको अच्छे से आप अगर आप स्केल लेके जाते हो तो ऐसे करके ड्रॉ करके प्रोजेक्ट कर लिया करो। ये 2.5 है, ये 3 है, ये दोनों का हाफ है ना, तो ये अराउंड कितना होगा 2.75। ऐसे करके गलती नहीं करना है कि हम इसको 3 मान ले या 2 मान ले, उससे आंसर गलत हो जाएंगे। दिस इज 2.75, तो दिस इज जे। सो नंबर ऑफ होटल्स जो हैं स्टेट जे में, व्हाट परसेंट है टोटल नंबर ऑफ होटल्स के। तो देखो नंबर ऑफ होटल्स जे में कितने हुए 2.75 थाउजेंड। टोटल सबका ऐड कर लो ये जितने भी हैं। अब ए का निकालो, ए में कितना है 1.75, बी में 1.5, सी में 0.5, डी में इतना, ऐसे करके टोटल निकालो। ये टोटल आपने किया 24.65। बस परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज क्या होता है, जो वैल्यू है जे की 2.75 अपॉन टोटल दैट इज 24.65 इंटू 100, तो ये आ जाएगा करीब 11.15%। पहला सेट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। सो अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में रेस्पेक्टिव रेशियो दिया है होटल्स इन ई टू दोज इन स्टेट आई अप्रोक्सीमेटली 11:10 है, रेशियो दिया है। आई में और कितने होटल्स ऐड करें कि ई और आई का रेशियो नया हो जाए 11:13। इसीलिए शुरू में हमने क्या देखा था, नंबर सिस्टम, बेसिक न्यूमरेसी में रेशियो, परसेंटेज, ये दोनों बहुत अच्छे से रेडी होना चाहिए। अब देखो आई के होटल्स अगर हम इस ग्राफ से देखें तो दिस इज आई। आई में नंबर ऑफ होटल्स कितने हुए 2.5, आई में नंबर ऑफ होटल्स हुए 2.5 थाउजेंड। तो आई में 2.5 है, तो ई में कितना होगा, रेशो ई अपॉन आई का 11/10 दिया हुआ है, तो ई का हो गया 2.5 इंटू 11/10 दैट इज 2.75। तो नंबर ऑफ होटल्स इन ई हो गया 2.75। आई में एक्स होटल्स और ऐड किए, तो अब नए होटल्स आई में हो गए 2.5 प्लस एक्स, न्यू रेशो अब दिया 11/13, तो 2.75 ई के होटल्स, नए होटल्स आई के, नया रेशो दिस, सॉल्व इट, x इज इक्वल टू 0.75। ये 1000 में है, तो नया आंसर क्या हुआ, होटल्स ऐड करने हैं, 1000 ऐड करने हैं, दैट इज 750। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू सॉल्व। अब जैसे है टोटल नंबर ऑफ होटल्स फ्रॉम स्टेट बी डी एंड एफ टुगेदर फॉर्म अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ होटल्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स टुगेदर। तो बी को, डी को, एफ को, तीनों को ऐड कर दो। एड इट लाइक दिस, ग्राफ में देख के बी डी एफ तीनों ऐड करो, टोटल 5.75 आया। रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हुआ, दिस अपॉन दिस, दैट इज नियरली 23%। सो दिस इज हाउ वी शुड अप्रोच दिस टेबल्स। तो यहाँ हमने ये सारे फॉर्मेट्स देखे, टेबल, बार चार्ट, पाई, देन दिस इज टेबल्स, बार, एंड दिस इज एक्सेस एंड दिस ग्राफ्स। ओके, अब इसके हम और आगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस देखेंगे। फॉर नाउ आरसी हम सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी इज विजिबल, इनइक्वालिटी विजिबल है, इवन स्टैटिस्टिकली मेजरेबल इन मेनी इंस्टेंसेस, बट द इकोनॉमिक पावर दैट ड्राइव्स इट इज इनविजिबल एंड नॉट मेजरेबल। मतलब इनइक्वालिटी तो विजिबल है, स्टैटिस्टिकली वो मेजरेबल भी है, बट उससे जो इकोनॉमिक पावर ड्राइव हो रही है वो नॉट मेजरेबल है। जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी हुआ, पावर इज द ऑर्गेनाइजिंग पीपल ऑफ इनइक्वालिटी। तो पावर मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इनइक्वालिटी को, चाहे वो इनकम बेस्ड हो, वेल्थ बेस्ड हो, जेंडर, रेस, रिलीजन या रिलीजन बेस्ड हो। इट्स इफेक्ट्स आर सीन इन अ परवेसिव मैनर इन ऑल स्फीयर्स। तो सब जगह इसके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। But the way in which economic power pulls and tilts visible economic variable remain invisibly obscure. तो यहाँ कॉम्प्लिकेटेड वे में क्या बताया है कि इनइक्वालिटी विजिबल है, बट उसको मेजर कैसे करें, उसकी जो इकोनॉमिक पावर जिसको ड्राइव कर रहा है वो विजिबल नहीं है और वो मेजर नहीं हो पा रहा है। मतलब हमें पता है इनइक्वालिटी है, बट उसको हम कैसे मेजर करें, कैसे उसको करेक्ट करें, इसमें हमें डिफिकल्टी आ रही। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज देयर, पावर जो है इनइक्वालिटी है, इनकम, वेल्थ, इन सब में, और इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है, बट कितना है इम्पैक्ट ये फाइंड करना डिफिकल्ट हो रहा है, इकोनॉमिक पावर, और वो किस डायरेक्शन में उसको टिल्ट कर रहा है। तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द पैसेज। अब ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज फॉलोइंग assumptions have been made. Economic power is the only reason for the existence of inequality in a society. Only लिखा हुआ है, जहां ऐसे कीवर्ड्स आते हैं उसके चांसेस ज्यादा होते हैं गलत होने के। इकोनॉमिक पावर इज द ओनली रीजन, नो। इनकम भी है, वेल्थ भी है, जेंडर, रेस, रिलीजन, सारी चीजें हैं, तो नो।
इनइक्वालिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स, इनकम, वेल्थ एटसेट्रा रीइंफोर्स पावर को कर रहा है। ये पावर को रीइंफोर्स कर रहा है? नो। इकोनॉमिक पावर कैन बी एनालाइज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट्स देन बाय डायरेक्ट एम्पेरिकल मेथड। यस, ये हम अजम्पशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक पावर जो है वो उसके इफेक्ट से हम देखें कि क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है, बजाय एम्पेरिकल मेथड्स में। सो द राइट आंसर इज ओनली 3, बी इज द राइट आंसर। ओके, तो देखो आरसी सब टाइप के आते हैं। अगर 30 मार्क्स का आरसी है, 20 मार्क्स का आरसी इजी होगा, 10 मार्क्स का आरसी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आरसी सॉल्व करते वक्त भी इसको हमें ऐसा नहीं करना है कि आरसी करेंगे ही नहीं बिकॉज इट इज डिफिकल्ट। नो, एटलीस्ट 2/3 ऑफ आरसी इज इजी, तो वो इजी पार्ट हमें जरूर एड्रेस करना चाहिए। Our ultimate goal is to score more than 66 plus marks, that's all. So this is RC. So आज हमने ये पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लाइन ग्राफ, केसलेट्स, मिक्स्ड ग्राफ और डेटा सफिशिएंसी देखेंगे। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.